Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about D and F block elements, आज हमने बात को शुरू करनी है from potassium dichromate being used as an oxidizing agent in titrations. जिन titrations की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। K2Cr2O7 को अगर आप टाइट्रेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करोगे तो इसमें ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है किसके तौर पर? इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इस टाइट्रेशन को हम क्या कहेंगे? विल कॉल इट एज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट को इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेडॉक्स टाइट्रेशंस में आमतौर पर ये जो K2Cr2O7 है, दिस इज फिल्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज द ब्योरेट। ब्योरेट में इसको फिल किया जाता है और इसके अगेंस्ट हम इस्तेमाल करेंगे रेड्यूसिंग एजेंट्स को। रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फेरस सल्फेट को। तो हमने अगर इसका देखना है, एनालाइज करना है कि हाउ गुड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसके लिए यू गोट टू हैव अ लुक एट इट्स रिएक्शन और उस रिएक्शन को आप कोट ऐसे कर सकते हो। यू हैव Cr2O7 with a -2 combining with 14H positive which are protons, means इसकी acidic property को Cr2O7 -2 combines with protons, which means जो K2Cr2O7 है इसकी अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को एनालाइज करना है तो यू गोट टू डू दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एसिड में जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन पे पता चलता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। सो इट कंबाइंस विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसने अपने आप को क्या करना है? इसने अपने आप को रिड्यूस करना है, राइट? तो रिड्यूस करने के लिए ये क्या करेगा? ये पहले ऑक्सीजन को लूज करेगा which is combined with protons to produce 7 molecules of water. पानी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर जाएंगे और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं these are taken up by chromium और ये अपने आप को 2Cr+3 में चेंज कर जाता है। यानी इसका ओरिजिनल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है, +6 से अपने आप को +3 में चेंज कर जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक विजुअलाइज कि ये अपने आप को रिड्यूस करता है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने आपको कहा कि फेरस सल्फेट को आमतौर पर आप इस्तेमाल करोगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, तो इन दैट केस आयरन ने अपने आप को क्या करना है? आयरन ने अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो Fe+2 when it releases an electron तो it converts itself into Fe+3 और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है रिमूव। So these are two opposite reactions which normally takes place in what? In the process of titration, जिसमें क्रोमियम अपने आप को क्या करता है? अपने आप को चेंज कर लेता है +6 से +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट्स रोल बेसिकली इज। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि इसकी तरफ वेलकम टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट व्हिच वी नीड टू एनालाइज, दैट इज मैंगनीज। मैंगनीज की एनालिसिस करनी है। मैंगनीज इज द थर्ड एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और जिनकी प्रॉपर्टीज को हमने एनालाइज करना है। तो मैंगनीज की अगर हम क्या करें, इफ वी हैव अ लुक एट इट्स अपीयरेंस, सबसे पहले बात को यहां से शुरू करते हैं। मैंगनीज की जो अपीयरेंस है, इट अपीयर्स एज अ व्हाइट ग्रे एक्टिव मेटालिक एलिमेंट। इट इज, यू कैन से कि इट इज ग्रेइश व्हाइट। ग्रेइश व्हाइट कलर का ये एलिमेंट होता है। इट्स अ मेटल रियली एक्टिव। ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, ये तो होगी इसकी। इसके साथ आप ये 2 पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो, हार्ड भी होता है एंड इट इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इट कैन बी इजीली ब्रोकन, आसानी से इसको तोड़ा भी जा सकता है। इस्तेमाल हम किस में करते हैं इसको? यूज्ड इन स्टील और द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स के मैन्युफैक्चर में होगा। रिएक्शन पानी के साथ भी हो जाता है और डाइल्यूट एसिड के साथ भी हो जाता है। ठीक है, और जहां तक इनके अबाउंडेंस का ताल्लुक है, अबाउंडेंस में इसको भी यहां पर क्या कर सकते हो? यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि अबाउंडेंस में इट इज द 12th मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, मैंगनीज। यहां से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी मिकदार काफी ज्यादा होती है। ठीक है,
एज यू नो के जो मेटल्स होते हैं वो जनरली रिएक्टिव होते हैं, तो वही चीज यहां पर अप्लाई हो रही है। मैंगनीज काफी ज्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिव होने की वजह से, ठीक है, ये आपको ज्यादातर मिलेगा किस फॉर्म में? इट appears in the form of कंपाउंड्स की हालत में ये आपको मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में आपको ये नहीं मिलता, बिकॉज इट्स रिएक्टिव और कंबाइन करके ये कंबाइंड फॉर्म में ये मिलता है, ठीक है, राइट। तो ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स हो गए। मूविंग ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मैंगनीज, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जब ये कंपाउंड की हालत में मौजूद होता है तो इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज की जब हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, बिफोर वी कैन मूव ऑन टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंगनीज का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 and 4s2, which means it has got 7 electrons in its valence shell. 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो है +2, +4 and +7. ऑक्सीडेशन स्टेट्स would be corresponding to these 3 charges. कंपाउंड की हालत में जब मैंगनीज होता है तो या तो ये कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको ज्यादातर मिलेंगे वो +2 की फॉर्म में, +4 की फॉर्म में या +7 की फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको अगर एग्जांपल्स लिख के दिखाऊं, जो +2 की फॉर्म में मैंगनीज एग्जिस्ट करता है उसकी एग्जांपल है MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज 2 ऑक्साइड आप इसे कह सकते हो। नंबर 4, ये +4 का जो है इसको आप लिख सकते हो ऐसे MnO2, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए यू कैन यूज द वर्ड डाइऑक्साइड फॉर दिस, और ये मोनोऑक्साइड के तौर पर आप इसको लिख सकते हो या कह सकते हो, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट Mn2O7। Mn2O7 कैसा ऑक्साइड है जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब इन तीनों का नेचर जब हम एनालाइज करते हैं तो मैंगनीज 2 ऑक्साइड इसका नेचर है बेसिक। बेसिक का मतलब व्हेन यू मिक्स इट विथ वाटर इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ बेस, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप इसको रिएक्ट करोगे एसिड्स के साथ देन यू कैन गेट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आउट ऑफ इट, ये चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। देन यू गॉट द सेकेंड पार्ट MnO2, इट इज एम्फोटेरिक। इस ऑक्साइड को आप एसिड के तौर पर भी रिएक्ट इस्तेमाल करवा सकते हो और बेस के तौर पर भी इस्तेमाल करवा सकते हो। एसिड एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज MnO2 में होती हैं, और Mn2O7 की जो प्रॉपर्टी है अगर आप इसकी एनालिसिस करोगे तो इट विल बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ये एसिडिक होता है, ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई किसकी, अबाउट देयर इंट्रोडक्शन, अबाउट देयर अबंडेंस एंड देयर अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके बाद फिर हम एनालाइज करेंगे पोटेशियम मैंगनेट के रोल को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं लाइक दिस, के MnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब याद रखें यहां पर 2 बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करोगे, बल्कि तीनों को हम लिख लेते हैं, नोट कर लें अपने पास। जब हम एसिड्स की बात करें, सबसे ताकतवर जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जब हम उनका नाम लेते हैं तो उसमें 2 एग्जांपल्स जहन में आती हैं। एक होता है HClO4 परक्लोरिक एसिड, और दूसरा है हाइड्रोजन आयोडाइड HI। इनसे ताकतवर एसिड अभी तक नहीं बना जो बुक्स में आपको सोर्सेज मिलेंगी, ठीक है, उनके मुताबिक ये दोनों सबसे ज्यादा ताकतवर एसिड्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो सबसे ज्यादा ताकतवर जो बेसेस होंगे वो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इनसे ज्यादा ताकतवर बेस अभी तक नहीं बना, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और बात यहां पर मैंने लानी थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हवाले से। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो इनमें जब हम स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो उसमें या तो इस्तेमाल होता है वर्ड K2Cr2O7 का या फिर KMnO4 का। ये दोनों सबसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ बताने का ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि KMnO4 सबसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अलोंग विद K2Cr2O7।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शंस। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों मीडियम्स में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एज वेल एज एन एसिड, दोनों केसेस में आप क्या कर सकते हो, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट कर सकते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे इन टू डिफरेंट मीडियम। ठीक है, KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर हम सब हेडिंग दे देते हैं इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कैसे करेगा उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अब बेसिक मीडियम में क्या करना होता है, यू गॉट टू मिक्स KMnO4 विथ 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इसका नाम याद रखें, इट इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट बनाने के लिए 1% आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसमें आपने मिलाना किसको है, यू गॉट टू कंबाइन इट विद KMnO4, बेयर्स रिएजेंट बन जाता है। और बेयर्स रिएजेंट को आमतौर पर इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ लें। KMnO4 को अल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाने का मकसद एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसको इस्तेमाल करते हुए यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लेबोरेटरी के अंदर। ये आगे जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सैचुरेटेड का मतलब वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी हम बात करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस की। ये दो मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास हैं और उसमें अगर आप 1 या 2 ड्रॉप्स बेयर्स रिएजेंट के ऐड करोगे तो कलर एकदम आपको गायब होता हुआ नजर आ जाएगा। मतलब आपको समझ आ जाएगी कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये अनसैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड में जब हम बेयर्स रिएजेंट को मिलाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन है, दिस इज बेयर्स रिएजेंट बेसिकली इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द लेबोरेटरी सिचुएशन में। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें देखना है इस टेस्ट को। टेस्ट में यू बीन गिवन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन। इथीन का मॉलिक्यूल है, और इथीन के मॉलिक्यूल को आप यहां पर कंबाइन कर रहे हो किसके साथ, यू आर कंबाइनिंग इट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 in the presence of what, in the presence of 4 molecules of water। अब रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, एक तो बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, और इस केस में आपने टेम्परेचर को कम रखना है। Now when you do that, इससे क्या होगा, इससे आपको 2 नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ किस्म के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से, उसके लिए आपने H2O को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में। 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम 4H प्रोड्यूस करेंगे और 4OH प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो OH को सबसे पहले उठा के आपने कंबाइन करना किसके साथ, यू नीड टू कंबाइन इट विद CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हर CH2 के ऊपर अगर आप एक OH लगाओगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल जनरली इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको कि एंटीफ्रीज के तौर पर गाड़ियों में इस मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू कंबाइन इथीन विद KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। 6 है, 6 को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, 2 4s आर 8, तो 8 में से हमने 4 ऑक्सीजन को निकाल के इसके साथ कंबाइन करना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 4OH एज वेल। 4 4 8 हैं, 8 में से 6 यूटिलाइज कर लिए, तो यहां पर आपके पास रह गए 2 रह गए OH, और 2 OH पोटेशियम के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे, दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH। KOH के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब MnO4 में यहां पर अगर आप ऑक्सीजन की तादाद को देखो, 6 आपने निकाल दिए, 2 रह गए, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ KMnO4 बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एसिड के तौर पर जब आप इस्तेमाल करोगे तो इसको इस तरीके से
किया जा सकता है रिएक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स अ एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में तो हो गया, इन एसिडिक मीडियम हम इसे अगर इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक मीडियम में अगेन यू कैन यूज इट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होगा, यू हैव टू सिंपली चेंज द रिएक्टेंट विच वी आर यूजिंग, ठीक है। वही रिएक्शन है, लेकिन यहां पर पानी के साथ साथ हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिडिक मीडियम के रिएक्शन को लिख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 3 यू टेक 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन के लिए, और इसकी कॉम्बिनेशन आपने की 2 मॉलिक्यूल्स के MnO4 के साथ। नाउ यू कंबाइन दिस विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और इसके साथ हम यूज करेंगे अबाउट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 2H2O को भी हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हेन यू यूज दिस, तो इससे जो है प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस करना है वो एथिलीन ग्लाइकोल ही है, इसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। और इसके तकरीबन यहाँ पर चूंकि हमने 5 मॉलिक्यूल्स लिए इथीन के, यू आर गोइंग टू गेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 विथ OH अटैच्ड ऑन दीज 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। सो इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस होने के बाद अब इसमें अगर आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि ये प्रोड्यूस कैसे हुए, इसके लिए पहले तो आप पानी को स्प्लिट कर लो 2 हिस्सों में, 2H एंड 2OH, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी स्प्लिट कर लेते हैं, 6H पॉजिटिव अलग और 3SO4 -2 अलग, ठीक है। KMnO4 की स्प्लिटिंग अगर आपने करनी है तो इसमें से आपने क्या करना है, पोटेशियम और मैंगनीज को इसके 3 हिस्से बल्कि कर लेते हैं, 2 4 8, 8 ऑक्सीजन को अलग कर लिया, 2 मैंगनीज को अलग कर लिया और 2 पोटेशियम को अलग कर लिया। अब रिकम्बिनेशन करनी है, हमने इस्तेमाल कितने करने, 5 2 10 OH को अगर आपने जस्टिफाई करना है तो 10 OH को जस्टिफाई करने के लिए 8 जो है इसको इसके साथ जब कंबाइन करोगे तो यू विल गेट 6 OH, मतलब यहां पर रह गए 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो 6 OH ये हो गए, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करके क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस 2 OH, ठीक है। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 OH प्रोड्यूस हो गए। इन 10 OH को उठा के आपने इन दोनों कार्बन एटम्स पर जब लगाया तो आपको CH2 और CH2 का प्रोडक्ट मिल गया। इसके बाद फिर आपने देखना है कि बाकी चीजें अपने आप को कन्वर्ट किस में करती हैं, ठीक है। 2 Mn जो है इट विल कंबाइन विथ 2SO4 टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnSO4, ये प्रोड्यूस हो जाता है, और 2 पोटेशियम एक सल्फेट के साथ मिलकर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस K2SO4, K2SO4 को प्रोड्यूस कर जाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं व्हेन यू कंबाइन CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, ठीक है। दोनों केसेस में आपको क्या नजर आएगा, KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होता हुआ नजर आएगा, कलर गेट्स डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होने के साथ साथ क्या होगा, डिस्चार्ज होने के साथ साथ आपको यह बता दिया जाएगा कि जो आपको सैंपल दिया गया है इट इज अनसैचुरेटेड इन नेचर। सो दीज 2 रिएक्शंस वैलिडेट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। इन दोनों को आप साबित ऐसे कर सकते हो। एंड लास्ट ऑफ ऑल, अगर आपने क्या करना है, पोटेशियम मैंगनेट को भी इस्तेमाल करना है टाइट्रेशंस में, तो बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे यहां पर मैंने आपको बात बताई है। KMnO4 when it is used in the process of what, in the process of titration, तो इसमें भी ये वो टाइट्रेशंस होंगी बेसिकली जिसमें आप यूज करोगे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, और ये टाइट्रेशंस कौन सी होंगी, दीज विल बी क्लासिफाइड एज रेडॉक्स टाइट्रेशंस। रेडॉक्स टाइट्रेशंस होंगी जिसमें आपने इसको यूज करना है, और यूज करना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो इफ यू वांट टू इलस्ट्रेट इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, तो ये इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, MnO4 -1, दिस इज परमैग्नेटाइन, इट इज पिंक इन कलर। इसकी कॉम्बिनेशन आप करोगे 8H पॉजिटिव बिकॉज द रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और इसकी कॉम्बिनेशन आपने 5Fe2 के साथ किया। तो आयरन, लाइक आई टोल्ड यू, फेरस सल्फेट का मैंने आपको जिक्र किया था, यहां पर भी
तो रिडॉक्स टाइट्रेशंस में आमतौर पर KMnO4 और K2Cr2O7 जब यूज होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो उनके अगेंस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम इस यूज किसको करेंगे? विल बी यूजिंग फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम यूज करेंगे, ठीक है। सो आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है और MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब करना क्या है? करना यह है कि आपने इन 8 प्रोटॉन्स की मदद से करना होगा, इसकी कॉम्बिनेशन आपने ऑक्सीजन के साथ करनी है इन दोनों की, तो यू विल गेट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 4H2O बन जाएगा। और जो आयरन है, आयरन इज गोइंग टू चेंज इनटू Fe+3, 5 आयंस ऑफ Fe+3 प्रोड्यूस हो जाएंगे, विच मीन्स आयरन इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और जो मैंगनीज है, मैंगनीज अपने आप को चेंज कर देगा Mn+2 में। तो मतलब हुआ क्या यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे मैंगनीज का, तो इट इज +7, +7 से ये +2 में चेंज हो रहा है, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और आयरन अपने आप को +2 से +3 में चेंज कर रहा है, विच मीन्स इट हैज लॉस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वो रिएक्शन है जिससे आप KMnO4 के रोल को क्या कर सकते हो? इजीली जस्टिफाई कर सकते हो टाइट्रेशंस में कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है। ओके जी, अब आ जाते हैं किसकी तरफ? आई वेलकम टुवर्ड्स दी सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर विच इज आयरन। आयरन के बाद अब सिर्फ कॉपर रह गया है। इन दोनों एलिमेंट्स को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आयरन में सबसे पहले आपने क्या करनी है? यू गॉट टू हैव अ लुक एट इट्स अबाउंडेंस। जैसे अबाउंडेंस में मैंने मैंगनीज का आपसे कहा कि मैंगनीज 12th मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट है, इसी तरीके से आयरन इज द 4th मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट, ठीक है। अबाउंडेंस के हवाले से ये चौथे नंबर पर है, 4th मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट, चौथा सबसे ज्यादा अबाउंडेंट एलिमेंट है। रिमेंबर, अबाउंडेंस के हवाले से अगर हम पहले 3 की बात करें, आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर, सबसे ज्यादा अबाउंडेंट एलिमेंट इस दुनिया के अंदर ऑक्सीजन है। फर्स्ट नंबर पर एलिमेंट की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ। नंबर 2 पर सिलिकॉन आता है विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 4A। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम विच इज 3A, और चौथे नंबर पर फिर आयरन आता है, ठीक है। तो अबाउंडेंस के हवाले से ये हमने देख लिए। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने का अंदाजा आप यहां से लगाओ कि आसानी से इसको कोरोड किया जा सकता है। कोरोड करने का मतलब यू कैन कन्वर्ट आयरन इजीली इनटू इट्स ऑक्साइड। Fe को आप चेंज कर सकते हो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो Fe2O3 है, ये फॉर्मूला किस चीज का है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला, जंग आसानी से लग जाता है। बाकी एलिमेंट है उनको इतना ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आयरन की होती है। तो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये कोरोड ज्यादा होता है और अपने आप को जंग में चेंज करता है। फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, और कंबाइंड फॉर्म में ही आपको मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ये तो सारी की सारी बातें हो गई इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? वेलकम टुवर्ड्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन से पहले लेट अस हैव अ लुक एट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आयरन की देखें तो इट इज 3d6 एंड 4s2, 3d6 एंड 4s2। ये है इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, which means it has got 8 electrons present in its valence shell। और जहाँ तक इनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ताल्लुक है, वैसे तो काफ़ी सारा है, लेकिन जब आप इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलता है कि आयरन नॉर्मली इज प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ +2 और +3। वैसे पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिसमें आपको आयरन मिलता है दैट इज आइदर +2 या +3 इस हालत में मौजूद होता है, ठीक है, राइट। सो जो एग्जांपल्स हैं इसमें अगर आपने इसकी कोट करनी है तो यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ FeO -2 and +2, और इसमें आप कोट कर सकते हो इसको फेरिक ऑक्साइड को Fe2O3, इसमें -2 है और इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
वैसे अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करके देखें तो कंपैरिजन में पता चलता है कि Fe2O3 जो है वो FeO से ज़्यादा स्टेबल होता है। वजह यह है कि इस केस में Fe2O3 के केस में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं d ऑर्बिटल में और s ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली खाली होता है, जबकि इस केस में क्या होगा, बेसिकली इस केस में सिलसिला कुछ और होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मेक्स दैट मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी शेल। ठीक है, तो ये तो बात इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की होगी और इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आयरन बड़ा मशहूर है वो है इसका रोल एज अ कैटलिस्ट। इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली यूज एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। हेबर्स प्रोसेस बेसिकली है क्या, इट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिससे आप अमोनिया को प्रोड्यूस करते हो। उसकी इक्वेशन को अगर आपने लिखना है तो यू कैन इजीली राइट इट डाउन लाइक दिस, N2 + 3H2 इट गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। इस प्रोसेस को आयरन क्या करता है, आयरन कैटलाइज करता है। ठीक है, तो रिएक्शन यहां पर कैटलिस्ट के तौर पर आप आयरन को क्यों यूज करोगे, यूज करने का मकसद टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम है इन दिस केस काफी स्लोली एस्टैब्लिश होता है और स्लोली एस्टैब्लिश होने की वजह से आप क्या करोगे, आप इसको स्पीड अप करना चाहोगे और स्पीड अप करने के लिए हमने एल्युमिनियम को यूज करना है। और एल्युमिनियम को आप स्पीड अप करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल यूज आयरन एज द कैटलिस्ट। और आयरन को आप क्या नहीं करोगे, आयरन कैन नॉट बी यूज्ड इन आइसोलेशन, आप इसको यूज करोगे इन कॉम्बिनेशन विथ 2 और 3 अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिलिका हुआ SiO2 और सिलिका के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ Al2O3। तो ये 3 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको इन कॉम्बिनेशन हमने आयरन को यूज करना है अगर आपने इसके इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो। ठीक है, राइट, तो ये तो बात हो गई किसकी, दिस इज अबाउट आयरन्स रोल एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस। इसी तरीके से इट कैन कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट एंड आयोडाइड आइंस। अब परसल्फेट आइन जो है उसको हम लिखते कैसे हैं, वी राइट इट डाउन लाइक दिस, S2O8 with a -2, it combines with 2 iodide ions like this। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यू आर गोइंग टू गेट 2 सल्फेट आइंस SO4-2 along with I2। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा। अब इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू इन्वॉल्व आयरन इन इट, तो आयरन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, यू कैन टेक S2O8 परसल्फेट आइन पहले स्टेप में लेके, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग इट विथ आयोडीन यू कैन कंबाइन इट विथ 2 फेरस आइंस, 2Fe+2। फेरस आइंस के साथ जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन में होगा क्या, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 2SO4-2। पर सल्फेट अपने आप को सल्फेट आइंस में चेंज कर जाता है और जो Fe+2 था, फेरस आइन था, फेरस अपने आप को फेरिक फॉर्म में चेंज कर लेता है Fe+3 में। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसी Fe+3 को, फेरिक आइंस को इस्तेमाल करते हुए आपने आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना है, मीन्स यू गॉट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, 2I-1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होके जब इसमें ऐड होंगे तो फेरिक जो फॉर्म है ये दोबारा अपने आप को फेरस फॉर्म में चेंज कर जाता है Fe+2 में, और आयोडाइड से ये अपने आप को चेंज कर लेता है आयोडीन मॉलिक्यूल में। सो दिस इज हाउ यू कैन इलस्ट्रेट द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन इन दिस रिएक्शन। इस तरीके से आप इसे इजीली साबित कर सकते हो। विद दैट our discussion for today has come to an end. Hopefully next time हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे by discussing the remaining topics. Till then, Allah Hafiz.